अच्छा, हमने चैप्टर 8 जो था उसका एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम उसका जो दूसरा पार्ट है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके ना जो दूसरे पार्ट है उसके अंदर बात की गई है आर्बिट्रेशन की। पहले हमने लिक्विडेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम सारा ही आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या कर सकता है, उसको कब अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और कौन करता है, कैसे होता है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, सेक्शन 54 जो है ना उसके अंदर बात की गई है आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन सिंपल उसके अंदर बात यही है कि आर्बिट्रेशन जो है वो कब आता है। आर्बिट्रेशन को तब बुलाया जाता है या उसकी तरफ तब रेफ़र किया जाता है जब कोई भी डिस्प्यूट अराइज़ हो जाता है, ठीक है, एनी डिस्प्यूट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन सोसाइटी की तरफ से हुआ है तो उस पे आप आर्बिट्रेशन की तरफ रेफ़र नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें आर्बिट्रेशन की तरफ रेफ़र करेंगे। आर्बिट्रेशन में 3 मेंबर्स होते हैं, एक रजिस्ट्रार नॉमिनेट करता है और जो 2 मेंबर्स होते हैं ना वो पार्टीज़ के होते हैं। उसके बाद अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है, अब आर्बिट्रेशन को रेफ़र करना है उसने रजिस्ट्रार ने केस, और उसको लगा है कि ये जो केस है ना ये इसको लीगली तौर पे हैंडल करना चाहिए। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस केस को सस्पेंड कर देगा और वो जो केस होगा वो कोर्ट के पास चला जाएगा। अब वो केस जो है वो कोर्ट के पास चला गया है, लेकिन कोर्ट ने उस केस के ऊपर 6 मंथ के अंदर-अंदर डिसीजन नहीं दिया, ठीक है? अब 6 मंथ के अंदर कोर्ट ने उस फैसले पे उस केस के ऊपर डिसीजन नहीं दिया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो जो केस जिसको उसने सस्पेंड किया था खुद, उसको वो दोबारा से रीओपन करेगा और फिर उसको वो खुद हैंडल करेगा या आर्बिट्रेशन को देगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 54A। 54A के अंदर रजिस्ट्रार की पावर के बारे में बात की गई है कि जो उसने आर्बिट्रेशन ने जो केस हैंडल किया है, जो केस उसने डील किया है, रजिस्ट्रार उसके फ़ैसले से सैटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? रजिस्ट्रार कहता है कि भई मैं ना इस फ़ैसले जो तुमने ये अवार्ड दिया ना, मतलब ये जो पैसे तुमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या तुमने जो ऑर्डर दिया है, इससे मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। तो रजिस्ट्रार जो है उसके उस ऊपर भी काम कर सकता है। अब किस तरह से करेगा, वो 3 वेज़ में कर सकता है। नंबर 1, मॉडिफ़ाई कर सकता है या फिर अवार्ड को करेक्ट कर सकता है। अब ये भी वो 3 तरह से, या तो उस मैटर को वो आर्बिट्रेशन को भेज देगा दोबारा से। अगर अवार्ड इम्परफेक्ट है तो भी उसके अंदर वो काम कर सकता है। अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक है तो फिर भी कर सकता है। दूसरी बात ये आती है कि वो उस अवार्ड को रिमिट कर सकता है या फिर आर्बिट्रेशन को रेफ़र करेगा कि भाई तुमने ये जो डिसीज़न इस पे दिया है ना, ये ठीक नहीं है। मैं इसके अंदर कोई मतलब चेंजिंग नहीं कर पा रहा, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हैं क्लेरिकल वग़ैरह। तुम इस मसले को ना, जो इस केस को है, दोबारा एक दफ़ा देखो, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए जिस पे तुमने पहले किया है, ठीक है? तो वो आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देगा। अगर उसने अवार्ड इम्परफेक्ट दिया है, मतलब अवार्ड उसको लग रहा है कि ये इम्परफेक्ट है, इसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तब भी वो उसको रिमिट भी कर सकता है और उसको आर्बिट्रेशन के पास रेफ़र भी कर सकता है, या फिर वो अवार्ड जो होगा या जो ऑर्डर होगा उसको सेट असाइड भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 55। सेक्शन 55 के अंदर बात की गई है अटैचमेंट बिफोर अवार्ड, ठीक है? अब अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट अराइज़ हुआ तो कोर्ट ने ना उसको सीज़्ड किया हुआ है, ठीक है? वो मतलब प्रॉपर्टी जो है उसको आप ना सेल कर सकते हैं, ना उसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ना उसको रेंट वगैरह पे दे सकते हैं, वो कोर्ट के पास है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अटैचमेंट। अब वो यहाँ पे बात कर रहा है अटैचमेंट बिफोर अवार्ड, ठीक है? अब सेक्शन 50 और 54 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, कार्रवाई हो रही थी। अब जिस बंदे की ये वो लैंड थी जिसको मतलब जिस बंदे की लैंड है उसको उसने ना ये मामला किया है। उसने कहा है कि रजिस्ट्रार के पास से ये किसी तरह से केस इधर-उधर हो जाए तो थोड़ी लैंड जो है मैं यहाँ-वहाँ कर लूँ इंक्वायरी के दौरान, ठीक है? या उसने ऐसा किया है कि इस लैंड का ना, मतलब कुछ हिस्सा मैं जो है ना वो सोसाइटी का लैंड का जो भी अटैचमेंट वाली लैंड है, मैं उसका ना कुछ हिस्सा जो है वो सेल कर देता हूँ, या मैं रजिस्ट्रार की आँखों से इधर-उधर करके ना तो इस केस को थोड़ा रफ़ा-दफ़ा, जैसे लोग आपको पता है यहाँ पे हमारे पास होता है। अब जब इंक्वायरी हो रही थी, रजिस्ट्रार को उसकी नीयत, बंदे की नीयत का पता चल गया कि ये इस तरह करने लगे हैं, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो फ़ौरन ऑर्डर पास करेगा और उस सोसाइटी को सीज़ कर देगा। ठीक है? मतलब जो वो चाल चल रहे हैं ना कि हमने रजिस्ट्रार की नज़र से बचा के इसको हाफ़ को जो है हम अंदर से सेल कर देते हैं, ये वो जिस पे इंक्वायरी हो रही है। या उन्होंने कोई और चालाकी करने की कोशिश की है और रजिस्ट्रार को इस बात का पता चल गया है, तो वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रार जो है वो फ़ौरन ऑर्डर पास करेगा कि ये जो सोसाइटी है ना इसको सीज़ कर दिया जाए। ठीक है? अब वो सोसाइटी सीज़ होगी, अब वो ना उसको सेल कर सकता है, ना उसको गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसको रेंट पे दे सकता है। अगर उस बंदे ने एडिक्वेट सिक्योरिटी दे दी है, तो फिर केस नहीं होगा। मतलब फिर जो रजिस्ट्रार है वो सीज़ नहीं करेगा उसकी, ठीक है? अगर वो नहीं देता तो फिर सीज़ कर ली जाएगी। और
एक बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि रजिस्ट्रार जो भी ऑर्डर देगा, रजिस्ट्रार ने फॉर एग्जांपल मारिया की सोसाइटी थी, मारिया रजिस्ट्रार के साथ चालाकी कर रही थी कि मैं इसमें से ना हाफ जो है वो सेल कर देता हूँ, और रजिस्ट्रार को जो है वो पता चल गया है। तो रजिस्ट्रार ने जो भी ऑर्डर दिए हैं ना, रजिस्ट्रार ने मारिया की सोसाइटी को सीज कर दिया है। अब रजिस्ट्रार के जो ऑर्डर होंगे वो कोर्ट के ऑर्डर के इक्वल होंगे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 के अंदर बात की गई है अपील अगेंस्ट अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आर्बिट्रेशन के पास केस गया, आर्बिट्रेटर ने जो भी मतलब फैसला वगैरह दिया। अब जो पार्टी है ना वो उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया है, जो उसने ऑर्डर दिया है, उससे वो पार्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। सेक्शन 54 55 के अकॉर्डिंग पार्टी जो है वो एग्री नहीं है। तो वो पार्टी क्या कर सकती है, विद इन मंथ, बस ये अपने टाइम इसमें याद रखना, इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है। एक अपने इसमें ये बात याद रखनी है कि वो 1 माह के अंदर अंदर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। दूसरे आपने ये इसमें याद रखनी है कि अगर आर्बिट्रेटर के फैसले से पार्टी जो है वो एग्री नहीं है, उसको लग रहा है कि ये डिसीजन सही नहीं आया, तो वो किसको जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे। तो वो ऑप्शन में आपको देगा सिविल कोर्ट को, रजिस्ट्रार को, सेक्रेटरी को, या नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है कि रजिस्ट्रार को। आर्बिट्रेटर के फैसले से पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो विद इन मंथ रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन जमा करा सकती है आर्बिट्रेशन के खिलाफ, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 57। 57 के अंदर आप, हम पीछे 56 में पढ़ के आए कि आपने एप्लीकेशन जमा कराई, मारिया ने एप्लीकेशन जमा कराई कि मैं आर्बिट्रेटर के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब रजिस्ट्रार के पास चला गया, रजिस्ट्रार ने सारा उसको देखा वगैरह। अब रजिस्ट्रार ने वो जो ऑर्डर थे उसने उसको फाइनल कर दिया है। उसने कहा भाई एप्लीकेशन देखने के बाद उसने जो भी वो ऑर्डर देगा वो उसके ऑर्डर जो होंगे वो फाइनल होंगे, अगर वो अकॉर्डिंग है 64 और 64A के अकॉर्डिंग जो उसने अपना ऑर्डर दिया है। तो आप रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना ही किसी सिविल कोर्ट में, ना ही रेवेन्यू कोर्ट में। ये बात भी आपने याद रखनी है, आपसे पूछ सकता है कि जब रजिस्ट्रार कोई भी ऑर्डर फाइनल कर देगा तो आप रजिस्ट्रार के खिलाफ क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना सिविल कोर्ट में ना ही रेवेन्यू कोर्ट में। ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 58। सेक्शन 58 के अंदर बात की गई है पावर्स टू इन्फोर्स अटेंडेंस। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी बंदा जिसको इस काम के लिए लगाया गया है, चाहे वो रजिस्ट्रार है, सेक्रेटरी है, आर्बिट्रेटर है या लिक्विडेटर है, कोई भी बंदा जिसको इस काम पे मामूर किया गया है, उस बंदे के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत सिविल कोड देता है। मतलब वो किसी भी बंदे को समन कर सकता है, वो किसी भी पार्टी से किसी भी वक्त एविडेंस मंगवा सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। हम जो पीछे पावर्स पढ़ के आए थे ना, वो सारी पावर उस बंदे के पास होंगी जिसको इस काम पे ऑथराइज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59। 59 के अंदर बात की गई है कि मनी कैसे रिकवर की जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट की पेमेंट है, रेवेन्यू वगैरह है, ठीक है, उसको कैसे आपने रिकवर करना है। अब सेक्शन 50, 50A, 54 और 54A के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है। अब सेक्शन 64A के मुताबिक जो वो जो ऑर्डर पास हुआ है उसको कैरिड आउट नहीं किया गया, ठीक है, वो कैरिड आउट नहीं किया गया, तो रजिस्ट्रार या लिक्विडेटर वो क्या करेंगे। अगर लिक्विडेटर इस केस को डील कर रहे तो वो देखेगा, अगर रजिस्ट्रार कर रहे तो वो देखेगा, या आर्बिट्रेशन कोई भी बंदा जिसको यहाँ पे लगाया गया है, वो बंदा क्या करेगा कि वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, और वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा वो सिविल कोड के इक्वल होंगे। उसमें वो अपनी सारी जो इस बायलाज में हमने पढ़ा है, सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होंगी, और वो अपने अकॉर्डिंग जितनी भी रिकवरीज उन्होंने करनी होंगी वो कर लेंगे, अगर कोर्ट की तरफ से कैरिड नहीं किया गया तो। या तो वो इस तरह करेगा, या फिर उस वक्त जो लॉ चल रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी सोसाइटी में कोई मसला है और पैसे लेने, और यहाँ पर मेरी सोसाइटी में इस वक्त जो लॉ लगा होगा, जो लॉ चल रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी रिकवरी कर रहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार या जो लिक्विडेटर होगा वो कलेक्टर को एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये हमने यहाँ से लेना है। इसकी दूसरी क्लास में इसी तरह की बात की गई है कि हमने ना इस बंदे से इस तरह से रिकवरी लेनी है, तो आप वो उनको एप्लीकेशन देगा, उस एप्लीकेशन के अंदर वो सब कुछ मेंशन करेगा, और कलेक्टर को कहेगा कि आप हमें इनसे रिकवरी करवा के दें, तो कलेक्टर आपको रिकवरी करवा के देगा। इसकी सेकंड क्लास के अंदर ये बात भी की गई है सेक्शन 59 के अंदर कि वो पर्सन जो इस काम पे अथोराइज्ड है वो खुद भी एज अ कलेक्टर जो है वो वर्क कर सकता है, वो खुद भी एज अ कलेक्टर जो पावर है, कलेक्टर वाली पावर होती हैं, उसको यूज़ कर सकता है अंडर द सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 आर रेलिवेंट प्रोविजन।
ठीक है, इस कोड के तहत या फिर इसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है या कोई भी लॉ है जो उस वक्त चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो बंदा खुद भी कलेक्टर वाला काम जो है वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं वो कलेक्टर को ही एप्लीकेशन दे के तुम करो, कलेक्टर की पावर वो खुद भी यूज़ कर सकता है जो इस काम पे मामूर होगा। उसके बाद इसी सेक्शन के 59 के थर्ड क्लास के अंदर बात की गई है कि अगर रजिस्ट्रार है या कोई भी बंदा है, मैं बार बार बात कर रही हूँ कि देखें रजिस्ट्रार आर्बिट्रेशन को भी यहाँ पे रेफर कर सकता है, लिक्विडेटर को भी कर सकता है, कोई भी बंदा जो इस काम पे मामूर होगा, ठीक है, वो उसको उन लोगों को किसी बंदे ने एप्लीकेशन दी है अटैचमेंट के लिए या रिकवरी के लिए कि हमें मतलब रिकवरी करवा के दें या कोई अटैचमेंट वगैरह है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट 1908 आर्टिकल 182 के फर्स्ट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो खुद सिविल कोड भी बन सकता है। ठीक है, मतलब वो उस वक्त जो ड्यूटी परफॉर्म करेगा वो सिविल कोड के इक्वल होगी। आप यूँ समझिए कि अगर रजिस्ट्रार कर रहा है तो मतलब सिविल कोड कर रहा है, यहाँ पर ये चीज़ है। और इसके अंदर एक बात और भी याद रखनी है कि जो सेक्रेटरी है और जो रजिस्ट्रार है ये दोनों डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत या जो भी लॉ उस वक्त चल रहा होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं और ये जो भी ऑर्डर करेंगे वो सिविल कोड के इक्वल होंगे, इनको सिविल कोड ही माना जाएगा। दूसरा अगर कोई भी बंदा है तो वो खुद एज अ कलेक्टर भी काम कर सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर थी। मजीद आपको समझने है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेक्शन 59 ए। सेक्शन 59 ए के अंदर बात की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी सोल्ड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बेचा नहीं जा सकता, उसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो बायर जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से नहीं हो सकता, या वो डिफ़ाल्टर के अंदर है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको सेल नहीं किया जा सकता। तो रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एआर का मतलब मैं अभी नोट सेंड करती हूँ उसमें देख लीजिएगा। एआर का मतलब है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या लिक्विडेटर जो जो भी बंदा इस काम पे होगा, वो खुद ऑर्डर दे के उस प्रॉपर्टी को, जिस बंदे ने उसको एप्लीकेशन दी होगी रजिस्ट्रार को, उसको रिक्वेस्ट की होगी कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो या मुझे सेल कर दो, कुछ भी कर दो, तो रजिस्ट्रार जो है वो अपने तहत उस प्रॉपर्टी को उस बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 59 ए के अंदर ये बात है।